भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है। कुछ काम किया क्या, देखे संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। विधानसभा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ प्रमोद जायसवाल जी, उनसे हम बात करेंगे और हम लोग का खास शो है उस पर हम रूबरू कराएंगे। और हम लोगों का खास शो स्टार्ट होता है नेताओं की वादों की बिसात पर। खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच जिसे दिखाएंगे न्यूज रियल इंडिया पे। हमारे साथ हैं प्रमोद जायसवाल जी। नमस्कार भाई साहब, एनआरआई भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम बात करेंगे कि यहाँ के किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रहे हैं। आर नगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ का मुख्य मुद्दा जो है पेयजल की समस्या, ध्वस्त सीवर लाइन और हर चौराहे पर पुलिस द्वारा उगाही करके हमारे गरीब भाइयों को ठेला लगवाना और उनसे उगाही करना। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो ठेले लगाए। मेरा पहला प्रयास ये होगा कि उन लोगों के लिए कियोस्क बनवाया जाए जहाँ पर उगाही ना हो सके और क्षेत्र की जनता को जाम से निजात हो। एक सवाल और करेंगे क्योंकि बड़ी बात ये है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप कई वर्षों से कांग्रेस में हैं और पार्टी में शामिल हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको देर से मौका दिया गया? ये देखिए, मौका देर से या जल्दी का सवाल नहीं है। ऊपर वाला जब कृपा करता है तब वो कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये पावर देता है कि इसको भी मौका दो। इसलिए देर सवेर कुछ नहीं होती, जनता की सेवा करना है। मैं सेवा कर रहा था, आगे करता रहूँगा। ना टिकट मिलती तब भी करता रहूँगा। अच्छा, लगातार आप लोग चूंकि विपक्ष में हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, केंद्र से लेकर नगर निगम तक हर जगह विधायक हों, नगर निगम हों, लगातार वो लोग हमलावर रहते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो डूबता हुआ जहाज है। तो आप क्या उनको, विरोधियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विरोधियों में राष्ट्रीय दल तो एक ही है, उसकी बात पर विचार किया जा सकता है। बाकी तो क्षेत्रीय दल है, वो कहीं कांग्रेस के आगे टिकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है वो इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और जिसने देश को जहाँ सुई के नहीं बनती थी और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसको अगर हम ध्वस्त नहीं करेंगे तो उनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है, जिनका ये एजेंडा है कि देश को बांट के राज करें, वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि कांग्रेस ही एक सेकुलर पार्टी है, वही संविधान की रक्षा करेगी। इसलिए ये अनर्गल प्रचार करके जो गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रचार कराना कि ये पार्टी ध्वस्त होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि जो सच्चाई पे चलने वाली पार्टी है, जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी, उसको कभी ध्वस्त नहीं किया। एक सवाल और करेंगे क्योंकि ये तो सवाल करना, क्योंकि जनता में पूछा जाता है और ना इंसाफ़ी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जाति समीकरण बहुत ज़्यादा बिठाया जाता है चुनाव आते ही। अब 2022 का चुनाव है, बहुत हाई पावर चुनाव है, चारों तरफ इसकी चर्चा है, पूरे देश विदेशों तक चर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में जाना जाता है। तो जाति समीकरण में आ जाए कि आप एक दो ब्राह्मण लड़ रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी से हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक बसपा से हैं, तो क्या लगता है आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं न ये मानता हूँ कि ब्राह्मण लड़ रहा, न ये मानता हूँ कि बनिया लड़ रहा। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि दो नेता एक पार्टी से लड़ रहे हैं और एक नेता कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, इसलिए मेरा तो उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। बाकी ये जनता समझे कि उनके बीच कौन है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं व्यापारी नेता रहा हूँ। मैं 89 से 1989 से व्यापारियों की सेवा करता रहा हूँ, दाल मिलर्स की सेवा करता रहा हूँ। उसका फल हमें ज़रूर वो देंगे। एक सवाल और करेंगे क्योंकि आप जो पूर्व मंत्री हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जी के छोटे भाई हैं और लगातार वो कांग्रेस की जो केंद्र में सत्ता रही उसमें कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, उनका तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद क्या मानते हैं कि मुस्लिमों को लगातार, चूँकि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनकी रहनुमा कही जाती है, लगातार उनके पक्ष में तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं, आप लोग लगातार कहते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां कुछ डाइवर्ट तो नहीं कर पाएंगे आपके वोट को? देखिए, वो क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी समझदार व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से जानता है कि देश के संविधान के अनुरूप केवल कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है और उसका ध्येय है
उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए वो निश्चित तौर पर इसमें विचार करेगा, क्योंकि बीच में उसने देखा है कि किस तरीके से उनको सताया गया है और उनके विरोध में केवल कांग्रेस पार्टी ही रही है। बाकी लोग तो 4.5 साल ये भी नहीं पूछने आए, जो बहुत रहनुमा बनते हैं, कि आप कहाँ हो, बल्कि उनके पिताजी ने संसद में खड़े होकर मोदी जी का ये कहा था कि अगले होने वाले फिर प्रधानमंत्री आप हैं, आपका स्वागत करता हूँ। उनसे कैसे कोई गैर सांप्रदायिक व्यक्ति विश्वास कर सकता है उनकी। और एक सवाल चूंकि बार बार आएगा, क्योंकि लगातार चूंकि आपके समीकरण कह रहे हैं या जो भी कुछ आप जनता में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप अगर विधायक बनते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले अगर विधायक बनते हैं तो क्या आप काम करेंगे? सबसे बड़ा बात क्या होगी? क्या आप ऐसा काम पूरा कराएंगे पहले जैसे विधायक बनते हैं आप? देखिए, अगर जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैं शपथ पूर्वक अपनी पार्टी में और जनता के बीच में कहता आ रहा हूँ कि मेरी सारी निधि कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी कि कहाँ पर किस वार्ड में कैसे खर्च हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा, मेरी जो भी तनख्वाह, जैसा कि लोग कहते हैं कि विधायकों को सैलरी मिलती है, वो सारी सैलरी प्रति माह 2 शादियाँ गरीब बच्चों की करी जाएगी। इसलिए मुझे इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैं अपने जीवन का बाकी समय सिर्फ जन सेवा में करना चाहता हूँ। और एक सवाल चूंकि और आता है इसमें, क्योंकि लगातार आप प्रोग्राम का नाम आपने, मैंने इंट्रो में शुरुआत में कहा कुछ काम किया क्या, तो लगातार यहाँ से विधायक रहे अमिताभ वाजपेयी जी और समाजवादी पार्टी से हैं, बड़े नेता हैं। क्या कहेंगे कि उनके कामों में की क्या खामियां हैं जो जनता तक आप पहुंचाएंगे? क्या चीज़ें रह गई, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम ऐसी खामियां देखने को मिलती हैं। कुछ अच्छी भी दिखती हैं, मगर ज़्यादातर हमको समस्याएं देखने को मिलती हैं, लोग बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या जनता से कहना चाहते हैं? देखिए, 5 साल में विधायक जी ने क्या किया, ये ऐसा देख कर लगता है कि ये जनता के साथ भयंकर ज्यादती की गई। जब मैं गलियों में घुसता हूँ, एक तरफ सीवर का पानी बजबजाता रहता है, बदबू इस कदर रहती है कि एक अच्छा स्वस्थ आदमी कैसे जीवन बिता सकता है, मैं सोच नहीं सकता हूँ। लेकिन बारे भारत की जनता उनको फिर सपोर्ट करने की बात सोचती है, और किस मुंह से वो कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, जब ये स्थिति है कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, मेरे यही नहीं समझ में आता है। क्या अपने लोगों में खर्च किया गया? कोई भी विकास का कार्य गलियों में बिल्कुल नहीं है। जिस शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि ये कूड़ों का शहर बना दिया गया, तो आप स्मार्ट सिटी के बाद भी अगर आप नहीं लिखते हैं कि ये धोखा दिया जा रहा, सरकार जो भी कर रही है वो धोखा दे रही है, मैं समझता हूँ इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ना तो विधायक ने कार्य किया, न सरकार ने उन जगहों पे काम किया जहाँ पे काम होना चाहिए। वो केवल दिखावे के काम करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं। फिर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया कि 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर नगर निगम के पार्षदों तक है। क्या आप मानते हैं कि शहर को ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो शहर के बारे में सोचे? और दूसरी बात, इसी में एक बात और ऐड करेंगे कि आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो शैलेश बिश्नोई जी विधायक रहे, तो वो लोग ऐसा काम नहीं कर पाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद जनता उनको हराती भी नहीं। बिल्कुल, उन्होंने काम नहीं किया, जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी तो उनको हराया। इस बार जो विधायक जी हैं उनको कांग्रेस ने समर्थन दिया था, और इस आशा के साथ समर्थन दिया था, बल्कि चुनाव जिताया ही कांग्रेस ने था कि ये आएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। अब फैसला जनता के हाथ। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि जो बड़े वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता रहे हैं, लगातार व्यापारियों के बीच रहे हैं और कभी कभी बातों में निर्णायक बात कह जाते हैं। ऐसे ही बातों को एनआरआई भारत पे अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।